गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोलरिश लीगल वाइफ। आइए हम लोग लीगल चर्चा में जुड़ते हैं और आज हम लोग बैंकिंग सेक्टर के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे, बैंकिंग रिलेटेड इश्यूज के ऊपर। तो आइए हमारी डिस्कशंस आज कुछ यूजर की क्वेश्चंस के ऊपर बेस करेंगे। कई 7, 8, 10 क्वेश्चंस है, उसी क्वेश्चन का आंसर्स हम लोग देने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द प्राइमरी स्टैट्यूट्स गवर्निंग बैंकिंग रिकवरी इन इंडिया। तो हमारे जो बैंकिंग रिकवरी को गवर्न करने के लिए कौन कौन सा स्टैट्यूट है। तो सबसे पहला स्टैट्यूट, अभी जो दमदार स्टैट्यूट आप कह सकते हैं, बैंक को एक बहुत बड़ा अस्त्र के रूप में पावर दिया, तो वो है सरफेसी एक्ट 2002। उसके बाद जो है रिकवरी ऑफ द डेब्ट एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993, जिसको हम लोग आरडीपी एक्ट के नाम से जानते हैं, और कंपनीज एक्ट 2013। पहले कंपनीज एक्ट 1956 था। 2013 में कंपनीज एक्ट हैवॉक चेंजेस आया और एक कंपनीज एक्ट 2013 जो है मिला हम लोग को। और फिर जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। अब आपके मन में सवाल होगा कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हमारे बैंकिंग रिकवरी से कैसे गवर्न करता है। तो जब किसी की प्रॉपर्टी को आप अटैच करेंगे तो डेफिनेटली उस प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफ़र करेंगे, बेचेंगे, तो इसीलिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 ही आता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हमारे कोई भी जो लोन एग्रीमेंट वगैरह होता है तो डेफिनेटली इट ऑल्सो गवर्न अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड लिमिटेशन एक्ट 1963। क्योंकि हम लोग कोई भी अपील, कोई भी एप्लीकेशंस किसी कोर्ट में फाइल करते हैं तो जो टाइम लिमिट है, प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में नहीं हो पाता है, तो उस समय में हम लोग जो है 1963 की लिमिटेशन एक्ट को भी रिफर करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द रोल ऑफ द लॉयर्स रिगार्डिंग द रिकवरी। तो फ्रेंड्स, regarding the recovery and others, that is called the LSR। LSR क्या होता है कि आपका सर्च रिपोर्ट, लैंड सर्च रिपोर्ट जो है, और लीगल सर्च रिपोर्ट आप कह सकते हैं। तो लीगल सर्च रिपोर्ट्स में लैंड से रिलेटेड इश्यूज को, कि अगर लैंड की क्या पोजीशन है, कि बैंक जब किसी को फिनांस देता है तो डेफिनेटली वो मॉर्गेज या हाइपोथिकेशंस के ऊपर जो है बेस करता है। अगर लैंड मॉर्गेज है तो लैंड की क्या एक्चुअली क्या स्टेटस है, लैंड की क्या कोई डिस्प्यूट है, इसलिए बैंक जो है कंफर्मेशन ले लेता है और वो एक माने लीगल सर्च रिपोर्ट जो है किसी प्रोफेशनल से मंगाता है, उससे देखता है कि इस लैंड की क्या स्थिति है। अगर उसको लगता है कि नहीं इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है तो उसमें रिस्क आइडेंटिफाई किया जाता है कि कितना रिस्क है। तो अगर बहुत ज़्यादा रिस्क है तो फिर उसको आपको फिनांस नहीं देता है। तो फ्रेंड, इसके अलावा जो बैंक्स के रिलेटेड डीआरटी के अगर कोई पैनल लॉयर है हमारे बैंक के, तो उसको क्या क्या काम करना पड़ता है। तो ड्राफ्ट and file OA before the DRT, defend essay under SURFACI Act, argue appeal before the DRT, and present bank before High Court on behalf of the bank before the High Court, Supreme Court। ये सारे काम जो है आपके लॉयर लोग का है on behalf of the बैंक। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस, व्हाट इज द लीगल सर्च रिपोर्ट। अभी हम लोग
LSR के बारे में चर्चा किए, तो एग्जैक्टली हमारे यूजर जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द लीगल सर्च रिपोर्ट। बेसिकली फ्रेंड्स, लीगल सर्च रिपोर्ट इज ए लीगल ओपिनियन certifying clear, marketables and enforceable titles of the borrower, mortgager over the property proposed as a security after verifying of the record for title prescribed period usually 30 years। तो किसी को अगर लीगल सर्च रिपोर्ट देना है किसी पर्टिकुलर लैंड के, तो ऐसे सिचुएशंस में वो एडवोकेट लैंड सर्च लीगल सर्च रिपोर्ट बनाते समय वो ध्यान में रखता है कि 30 साल के पहले 30 साल की अवधि में इस लैंड की क्या पोजीशंस रहा है, ये एडवांस पोजीशंस था या पीसफुल पोजीशंस है, किस तरह की स्थिति है, और इनसे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना, जैसे डीड हुआ, पार्टीशंस हुआ, अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है, पहले कोई उसके ऊपर कोई मॉर्गेज था या नहीं, इन सब बातों को ध्यान में रखना। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट पीरियड इज जनरली कन्वर्ट इन LSR एंड व्हाई। कितनी पीरियड जो है, तो अभी अभी हम लोग डिस्कस किए 30 इयर्स, तो मिनिमम जो है 30 इयर्स टू इंश्योर कंटिन्यूअस चेन ऑफ टाइटल, नो एडवर्स क्लेम, लिमिटेशंस, प्रोटेक्शंस एंड compliance with the RBI and bank guarantees, bank guidelines। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, what documents are examined while issuing LSR। कुछ हद तक इसका आंसर्स मैं पहले क्वेश्चंस में ही दे चुका हूं, फिर भी स्पेसिफिक आंसर, सेल डीड, गिफ्ट डीड, पार्टीशन डीड and parent title details and जमाबंदी नंबर, RTC, खतियान, म्यूटेशंस रिकॉर्ड एंड इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग EC के नाम से जानते हैं। यहाँ EC मतलब इलेक्शन कमीशन नहीं, यहाँ EC मतलब इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट एंड म्युनिसिपल्स रिकॉर्ड, कन्वर्सन्स ऑर्डर, जैसे एग्रीकल्चर लैंड से आपका क्या कहते हैं रेसिडेंशियल लैंड बन गया, आपका क्या कहते हैं बिल्डिंग्स बनाना शुरू हो गया, तो ऐसे सिचुएशंस में आपके कन्वर्सन एग्रीकल्चर टू द नॉन एग्रीकल्चर लैंड, अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान और फिर पोजीशंस सर्टिफिकेट। तो ये सारे स्पेसिफिक जो है आपको डॉक्यूमेंट्स को जो है सर्च रिपोर्ट बनाने के लिए आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, what is the importance of encumbrance certificate। encumbrance certificate की क्या importance है, तो encumbrance certificate EC is not a inclusive unrecognized charges must be independently verified। तो इसको हम लोग कोई इंक्लूसिव नहीं कर सकते कि इतना ही हमको देखना है। आपको अगर क्या कहते हैं जरूरत पड़े तो आप जो है उसका दायरा जो है विस्तृत कर सकते हैं और अपनी सर्च रिपोर्ट में, अपने सर्टिफिकेट में उन सब बात को जो है समाहित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कैन यू इशू ए पॉजिटिव LSR इफ माइनर डिफॉल्ट्स एग्जिस्ट। अगर ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, आप जब सर्च कर रहे हैं किसी लैंड से रिलेटेड और उस लैंड से रिलेटेड कोई सर्चिंग में आप पाते हैं कि ये लैकुना है, ये डिफ़ॉल्ट है, लेकिन आप अपने सर्टिफिकेट में कहते हैं कि दिस लैंड इज द पॉजिटिव रिपोर्ट आप दे रहे हैं कि इसमें रिस्क कम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें पॉइंट, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं या आप कर सकते हैं कि नहीं। तो एक्चुअली क्या है कि ऐसे इशू करने के लिए आपको क्लियरली डिस्क्लोजर एंड डिफेक्ट्स असेसिंग रिस्क लेवल जो है
लो या फिर मॉडरेट या हाई रिस्क, ये आपको जो है मेंशन कर देना है कि आपका जो है पॉजिटिव रिपोर्ट दिया जा रहा है, लेकिन इसमें लो रिस्क है या मॉडरेट रिस्क है या हाई रिस्क है, ये आपको जो है डिस्क्लोजर कर देना है। कल के वीडियो में भी हम लोग एक पॉइंट दिए थे कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के बारे में। अगर आप सही तरीके से किसी लायबिलिटी को एसेस नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में आप अपनी बैलेंस शीट में फुट नोट डालते हैं और डिस्क्लोज करते हैं। तो मैं कल एक एग्जाम्पल भी दिया था कि मान लिया जाए किसी कंपनी के ऊपर जो है एक सूट फाइल है और उसका डिसीजन आना क्या कहते हैं अभी बाकी है। ऐसे सिचुएशंस में फिर भी कंपनी को लगता है कि हमारे 25 लाख का लायबिलिटी खड़ा हो सकता है, तो प्रोविजन कर सकता है, या उस ऐसी स्थिति में नहीं है तो अपने फुट नोट में डाल सकता है। तो इसका मतलब जो हम लोग कंटिजेंसी की जो बात कर रहे थे, तो कंटिजेंसी इट डिपेंड्स ऑन सच इवेंट्स। हमारे सूट फाइल है, अगर हम हार जाते हैं तो हमारी लायबिलिटी खड़ा होगा, अगर हम जीत जाते हैं तो हमारी लायबिलिटी नहीं खड़ा होगा। तो ये जो लायबिलिटी जो है ये डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ द किसी घटना के घटने या न घटने। यानी पर्टिकुलर जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल में हम लोग अगर सूट जीत जाते हैं तो ऐसी स्थिति में लायबिलिटी, कंपनी अगर सूट जीत जाती है तो ऐसी स्थिति में उनकी लायबिलिटी नहीं खड़ा होगा, अगर वो हार जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उसकी लायबिलिटी खड़ा होगा। तो एनीवे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चंस, व्हाट इज द मार्केटेबल टाइटल? मार्केटेबल टाइटल means a title which is legally valid, a title which is legally valid if free from the reasonable doubt, can be sold without litigation risk। हमारे मार्केटेबल टाइटल का मतलब ये हुआ कि स्पेशली जो है ऐसा टाइटल जिसमें फ्री फ्रॉम द रीजनेबल डाउट, इसमें कोई रीजनेबल डाउट नहीं है, कैन बी सोल्ड, उसको इजीली सोल्ड कर सकता है विदाउट लिटिगेशन रिस्क, और विदाउट जो है लिटिगेशन और रिस्क के साथ वो सोल्ड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट प्रिकॉशंस टू डू टेक इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी केसेस? अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो ऐसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के संदर्भ में हमें क्या क्या सावधानी बरतना है? इस संदर्भ में वेरीफाई द जेनोलॉजी। सबसे पहले जेनोलॉजी को हम लोग वेरीफाई करेंगे। हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई सिविल सूट फाइल किया जाता है तो प्लेंट को जो है ड्राफ्ट किया जाता है। प्लेंट एक ऐसा चीज होता है जिसमें सारी चीज समाहित होना चाहिए, और खासकर पार्टी पोजीशंस यानी उनकी जो जेनोलॉजी को देखना बहुत इम्पोर्टेंट। अगर क्योंकि जब भी कोई सिविल मैटर पे सिविल सूट फाइल होते हैं, प्लेंट बनाया जाता है और फाइल किया जाता है, तो उस समय ये ध्यान में रखा जाता है कि ये सूट जो है अप टू सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। अगर आप किसी पार्टी को नहीं इंक्लूड कर पाते, ये एक्सक्लूड हो जाता है आइदर जानबूझ करके यानी कहने का मतलब है इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, तो डेफिनेटली थ्रू आउट द पीरियड ऑफ द केस आपको हार्म पहुंचाते रहेगा। आपको उसको जो है फर्दर कोई दूसरा पिटिशन डालना पड़ेगा पार्टी को एडिशन करने के लिए, डिलीशन करने के लिए। और आप सब जानते हैं सिविल मैटर में जब सिविल मैटर चलते हैं तो कोई पार्टी एक का डेथ हो गया तो सब्स्टिट्यूशन फाइल होता है, इस तरह वगैरह वगैरह। अगर हम उस पर डिस्कस करेंगे तो घंटों चल जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमने कहा कि वेरीफाई जेनोलॉजी, नेक्स्ट चेक पार्टीशन डीड। अगर पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन डीड बना, अगर मौखिक हुआ तो ऐसा कोई अगर बात है तो फिर कंफर्म नो कॉपर सिनर्स इज लेफ्ट आउट। अभी हमने कहा स्पेशली जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो है कॉपर सिनर के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कोई भी कॉपर सिनर का एक भी कॉपर सिनर लेफ्ट आउट ना हो। एंड ऑब्टेन एनओसी
कंसेंट वेयर रिक्वायर्ड, जहाँ पे रिक्वायर्ड है। मैंने कभी कभी होता है क्या कि लड़की की शादी हो गया, वो चले गए, वो कह रहे हैं कि हमारी इस संपत्ति में कोई ज़रूरत नहीं, हमारे कोई इंटरेस्ट नहीं, हमारे लोग का भाई लोग आपस में वो सब बटोरा हो गया। तो ऐसी स्थिति में आपको उनसे एनओसी ले लेना है और कंसेंट ले लेना है अगर जरूरत पड़े तो। एंड एग्जामिन हिंदू सक्सेशन एक्ट एप्लीकेबिलिटी, अगर हिंदू सक्सेशन एक्ट है एप्लीकेबल हो रहा है तो उसका एग्जामिन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टेप्स अंडर द सरफेसी एक्ट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स कि व्हाट आर द स्टेप्स अंडर द सरफेसी एक्ट। हम लोग आज थोड़ा सा हाफ ऑफ द क्वेश्चंस का आंसर देंगे और हाफ आंसर जो है हाफ क्वेश्चंस का आंसर कल देंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। काफ़ी क्वेश्चन, लगभग 20-25 क्वेश्चंस है, तो हम 10-12 क्वेश्चन का ही आंसर देंगे। होपली ये 10वां क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पे ही हम लोग इस वीडियो को अंत करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टेप्स अंडर द सरफेसी एक्ट। तो सरफेसी एक्ट में हमारे क्या क्या स्टेप होता है। नंबर 1, द क्लासिफिकेशन ऑफ द एनपीए। सबसे पहले एनपीए का। अब नाउ क्वेश्चन, व्हाट इज एनपीए। एनपीए जब कोई लोन लिया जाता है, पहले था कि कंटिन्यूस अगर 6 इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं कर पाता है, आइदर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट, तो उसको एनपीए डिक्लेयर कर देता है बैंक। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है, ऐसे सिचुएशंस में अगर कंटिन्यूसली 3 इंस्टॉलमेंट और आइदर ये इक्वल मंथली ही हो, चाहे जैसा भी आपका इंस्टॉलमेंट फिक्स हुआ हो, अगर नहीं दे पा रहे हैं, फॉल्ट यानी एक शब्द में अगर आप डिफॉल्टर है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे क्या कहते हैं लोन को एनपीए डिक्लेयर कर देता है। दैट इज कॉल्ड द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो है हम लोग देखें कि क्लासिफिकेशंस और ऑफ द एनपीए को क्लासिफाई करना है। एंड देन जो है डिमांड नोटिस अंडर सेक्शन 13(2) ऑफ द सरफेसी एक्ट, आपका जो है डिमांड नोटिस रेज होगा विद इन 60 डेज, उसको टाइम मोहलत दी जाएगी। और नेक्स्ट जो है कंसिडरेशंस ऑफ ऑब्जेक्शन अंडर सेक्शन 13 अंडर ब्रैकेट 3A 13(3)(a) में कंसीडर किया जाएगा ऑब्जेक्शन को, कोई ऑब्जेक्शन आया है तो। एंड पोजीशंस नोटिस अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 ऑफ द सरफेसी एक्ट, पोजीशंस नोटिस एंड सिंबॉलिक फिजिकल पोजीशंस एंड वैल्यूएशन ऑफ द ऑक्शन। एंड लास्ट वन, द सेल सर्टिफिकेट इशुएंस। अगर आपको प्रॉपर्टी बाकायदा आपका मजिस्ट्रेट जो है विद द रूल एंड रेगुलेशन के अंदर आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया, तो फिर डेफिनेटली आप ये ऑक्शंस में डालेंगे। और जब ऑक्शंस में डालेंगे तो इसका डेफिनेटली उस ऑक्शन के पहले इसका वैल्यूएशन होगा, वैल्यूएशन एंड एक्शन होगा। और फिर अगर जो उन्होंने सेल किए और जो परचेज किया, तो डेफिनेटली सेल सर्टिफिकेट इशू होगा। तो ये था हमारा मेनली जो है स्टेप्स अंडर द सरफेसी एक्ट। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। फिर हम लोग अगला वीडियो में मिलेंगे, यानी कल के वीडियो में हम लोग इसी बैंकिंग रिलेटेड इशू पे ही चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, आपको अच्छा लगे, तो इसको आगे बढ़ाएं, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।